हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर मैं आपको सब कुछ टाइमलाइन के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, जो न्यू हैं उनको मैं बता दूँ कि इस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के अंदर हमने सब कुछ टाइमलाइन के साथ साथ कवर किया है। और चाहे आपका एग्जाम हो प्रीलिम्स का और चाहे आपका एग्जाम हो मेंस का, आप दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको इस सीरीज के अंदर अपने हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ सब कुछ और याद कर पाओ और समझ भी पाओ दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक एक टॉपिक को आपको समझा भी रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं आपको इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ टाइप नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें छूटे भी ना। ठीक है, कुछ भी ना छूटे, एग्जाम के लिए जो भी रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, आपका सब कंप्लीट हो दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि भैया हम देखो कुछ नहीं छोड़ रहे। ये मेरे जो है ना नोट्स 481 पेजेस के हो चुके हैं। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों ये मत देख लेना कि ये 481 पेजेस के जो नोट्स हो गए हैं ये इतने लॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े नोट्स हो गए हैं आपके हिसाब से, है ना। लेकिन ये मत समझना, क्योंकि ये जो नोट्स है ये A4 साइज में नहीं है। ठीक है, जो है आपके लैंडस्केप मोड के अंदर है, तो कंटेंट हर पेज पे छोटा छोटा है, कम कम है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि ये तो नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि हो गए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लोगे, चाहे वो आपका एग्जाम हो प्रीलिम का चाहे वो मेंस का। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर कंप्लीट कर लिया था। अब हमें कंप्लीट करना है वेवल प्लान 1945 का और इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी कवर करेंगे और इसके साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक रह जाएगा, वो मैं एक दो वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वो रह गया आपका रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। ठीक है, वो मिसलेनियस टॉपिक के अंदर मैं कवर करा दूंगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेवल प्लान से और कंप्लीट करते हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को। सो 1940 के अंदर अगस्त ऑफर आ चुका है। अगस्त ऑफर के अंदर डोमिनियन स्टेटस देने की बात होने लगी है भैया इंडियंस को। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मेनली इंडियंस होंगे। वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। फिर माइनॉरिटीज के लिए भी जो है प्रोविजंस डाले गए अगस्त ऑफर के अंदर। ट्रिप्स मिशन आता है इसके बाद 1942 के अंदर, और इसके अंदर डोमिनियन स्टेटस दोबारा देने की बात करी जाती है। ठीक है, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर इस बार बोला जाता है कि सिर्फ ओनली इंडियंस होंगे और आप कॉमनवेल्थ का पार्ट बन सकते हो। प्रोविंस को राइट दे दिया गया है कि आप सेपरेट ट्रीटी कर सकते हो ब्रिटेन के साथ। दैट मीन्स कि आप जो है एज अ सोवरेन नेशन बन सकते हो अलग से इंडिया से हटके। ठीक है, ये बोला गया ट्रिप्स मिशन के अंदर। लेकिन हाँ, ये सब देने की बात करी गई आफ्टर वॉर, तो गांधी जी ने बोला ये मोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने ये आपको पढ़ाया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है रेजोल्यूशन पास हो जाता है 8 अगस्त 1942 को। और और ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है वो इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को पास कर देती है। फिर गांधी जी डू और डाई का जो है स्लोगन भी देते हैं और एक अच्छी खासी स्पीच देते हैं। आप इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है CR फॉर्मूला। देखो, सी राजागोपालाचारी जी ने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और इसको बोला जाता है द वे आउट। दैट मीन्स जो डेडलॉक है ना उसके लिए वे आउट है। डेडलॉक किस बात का? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ना, आईएनए के बीच में, आईएनए बोल रहा हूँ, आईएनसी के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मुस्लिम लीग दैट इज जिना डिमांड कर रहा था पाकिस्तान की। ठीक है, तो बार बार डेडलॉक आ रहा था कि भाई देख लो पाकिस्तान की डिमांड उठ रही है ना, और पाकिस्तान के लिए क्या सॉल्यूशन करा जाए, है ना, कैसे पावर्स को डिवाइड करा जाए बिटवीन द मुस्लिम्स एंड जो आईएनसी उसके बीच में। तो इसके लिए CR जी जो है फॉर्मूला लेके आते हैं अपना, और इसके अंदर बोलते हैं अगर ब्रिटिश कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर देते हैं, ठीक है, इंडियंस को, देन हम क्या करेंगे, प्लेबिसाइड कराएंगे। जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज हैं, स्टेट है, वहाँ पर हम प्लेबिसाइड कराएंगे। और प्लेबिसाइड के अंदर, क्योंकि देखो प्लेबिसाइड इसलिए कराएंगे क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो जो नॉन मुस्लिम हैं उनको भी भाई डिसीजन करने का राइट है। ठीक है,
तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखा गया कि यहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, तो प्लेबिसाइड कराएंगे और प्लेबिसाइड के अंदर जो ये बोलेंगे कि हाँ भी इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं, फिर हम डिसीजन लेंगे। थर्ड, इफ पार्टीशन होगा, ठीक है, अगर पार्टीशन होगा तो 2 सोवरेन नेशन बनेंगे। फोर्थ, कॉमन सेंटर होगा, दैट मीन्स कि डिफेंस, कम्युनिकेशंस और फॉरेन रिलेशंस, ये इसके लिए कॉमन सेंटर बनेगा, ठीक है, बिटवीन द मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में, ठीक है। और उसको गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं सीआर फॉर्मूला को, बट मुस्लिम लीग वाले नहीं करते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों लियाकत लियाकत और देसाई लियाकत पैक्ट ना। तो देसाई लियाकत पैक्ट के अंदर ये ध्यान रखना, ये भी आया था टू एंड द डेडलॉक। तो वल्लभ भाई देसाई थे जो आईएनसी के लीडर थे, ये मिलते हैं लियाकत अली खान से जो डिप्टी लीडर हैं किसके, मुस्लिम लीग के, और एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है बनाते हैं। इसके अंदर ये बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ पर्सन जो है ना नॉमिनेटेड होंगे बाय द आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और 20% सीट जो है ना माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व होगी, बट इसमें कोई सेटलमेंट रिच होता ही नहीं है। तो ये था देसाई लियाकत एक्ट, ठीक है। तो आपने सीआर फॉर्मूलाज भी समझ लिया, देसाई लियाकत पैक्ट भी समझ लिया दोस्तों, ठीक है। ये ना इसके प्रोविजंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मेरे को आपको पढ़ाना था ये। अब देखो इसी बीच में ना आईएनए ट्रायल्स भी चलते हैं, लेकिन आईएनए ट्रायल्स चलने से पहले भाई आईएनए ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आईएनए के ऊपर, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है, कि इनको सजा क्या देनी चाहिए है ना, और क्या नहीं, क्या मिलनी चाहिए इन लोगों को। तो आपको पता होगा कि कैप्टन मोहन सिंह आईएनए की फाउंडेशन करते हैं कहाँ पर, सिंगापुर में, ठीक है, आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ी होगी, सिंगापुर में आईएनए का जो है फाउंडेशन करते हैं, ठीक है, सिंगापुर में करते हैं कौन, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह कौन थे, तो ये एक एक्स ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स थे एक, ठीक है। और देखो रास बिहारी बोस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। मैंने आपको पावर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर भी रास बिहारी बोस के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करा रखा है। देखो पीवाईक्यू के अंदर आ रखा है कि गदर पार्टी से कौन जुड़े हुए थे, तो रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। देखो रास बिहारी बोस ये के बारे में थोड़ा जान लो, ये गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था किधर था, यूएसए में था, सैन फ्रांसिस्को में, ये ध्यान रखना है। ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। अब ये 1915 में ना जापान चले जाते हैं, कौन, रास बिहारी बोस। रीजन क्या है, देखो 1912 में, ठीक है, यही मास्टरमाइंड थे जिन्होंने बॉम्ब अटैक करवाया था वायसराय हार्डिंग के ऊपर, ठीक है, 1912 में। तो ये केस चलता है, इस केस की वजह से 1915 में ये जापान फ्ली कर जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रास बिहारी बोस का नाम आया था इसके अंदर, मास्टरमाइंड ऑफ द बॉम्ब अटैक कौन, वायसराय हार्डिंग, ठीक है। तो ये पीसीएस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। और ये गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। 1915 में जापान चले जाते हैं। जापान जाके क्या करते हैं ये, तो जापान जाके दो काम करते हैं, एक तो इंडिया क्लब ऑफ टोक्यो फॉर्म करते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ना कमांड मिल जाती है ओवर द आईएनए, ठीक है। तो रास बिहारी बोस के अंडर में आ गया आईएनए। फिर आईएनए की कमांड ना ये रास बिहारी बोस दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर सुभाष चंद्र बोस जी चढ़ाई कर देते हैं भैया बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया के अंदर, यहाँ से ब्रिटिश को खदेड़ देते हैं, है ना। फिर जब इंडियन नेशनल आर्मी वाले हार जाते हैं, ठीक है, वॉर, तब रेड फोर्ट के अंदर ऐसा पब्लिक व्यू रखा जाता है इनको ट्रायल्स के ऊपर। तो आईएनए वीक सेलिब्रेट किया जाता है 5 से लेके 11 नवंबर तक, ठीक है, और आईएनए डे 12 नवंबर को, ठीक है। और ध्यान रखना आईएनए के डिफेंस के लिए, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के डिफेंस के लिए वल्लभ भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और हरीलाल वर्मा सपोर्ट करते हैं एज अ डिफेंस, है ना। इनका केस ये लड़ते हैं ये सारे के सारे। और फर्स्ट ट्रायल अंग्रेजी गलती कर देते हैं कि फर्स्ट ट्रायल के अंदर वो क्या करते हैं, प्रेम कुमार सहगल को लेते हैं, गुरबख्श सिंह धिल्लन को लेते हैं और शाहनवाज खान को लेते हैं। देखो देखो यूपीएससी ने इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये किससे जुड़े हुए थे, तो आईएनए से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अंग्रेजों से गलती क्या हुई, उन्होंने एक ले लिया हिंदू को, एक ले लिया सिख को और एक ले लिया मुस्लिम को। तो यहाँ पर उन्होंने ये गलती कर दी। इससे हुआ क्या, इन तीनों कम्युनिटी के बीच में यूनिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि आईएनए ट्रायल चला रहे हो और ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं तीनों के तीनों। तो यहाँ पर हुआ क्या, इंडियंस के बीच में और यूनिटी हो गई, ठीक है।
ये यूनिटी को और बढ़ा देता है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद ना अपराइजिंग होती है, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर ये ट्रायल चल रहे हैं, तो उसके खिलाफ में जो है ना रॉयल मिटनी वाले भी साथ में आते हैं। ठीक है, अब ये कौन है भैया? रॉयल मिटनी वाले तो इंडियन नेवी है ये। ठीक है, रॉयल इंडियन मिटनी होती है, तो ये रॉयल जो है ये रॉयल नेवी है ये, है ना, जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम कर रही थी। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी है, ये कर देते हैं म्यूटनी। ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स 8 फरवरी 1946 में। ठीक है, जो HMS तलवार थी ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है सपोर्ट भी करते हैं और ये नारा भी देते हैं कि भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और एक बात और देखो, 3 अपराइजिंग होती है, अपराइजिंग 3 होती है, 2 कोलकाता के अंदर होती है। कलकत्ता के अंदर कौन लीड कर रहे होते हैं? INC वाले, मुस्लिम लीग वाले, CPI वाले और फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की, ध्यान रखना। और रॉयल इंडियन म्यूटनी होती है। ठीक है, और ये जाके ना ये और भी जगह फैल जाती है, जैसे नवल स्ट्राइक कमेटी बनती है। ठीक है, मदन सिंह और MS खान के साथ, मतलब इस कमेटी के अंदर मदन सिंह और MS खान होते हैं। और ये जो नवल स्ट्राइक कमेटी है ना, इससे और स्प्रेड हो जाता है कराची और कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो 75 शिप्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे 75 शिप्स वाले जो हैं अगेंस्ट आ जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब एक बात ध्यान रखना, इनके कुछ अपने रीजनल डिमांड्स थे। ठीक है, या फिर ग्रीवेंसेस बोल सकते हैं, उनके खुद के लोकल डिमांड्स थे। क्या थे? इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था दोस्तों। जो आर्मी थे ना, इंडियन पीपल थे, जो इंडियंस थे, जो नेवी के अंदर वर्क कर रहे थे, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको यूरोपियंस के साथ जो है इक्वल ट्रीट नहीं करा जाता था। ठीक है, तो ये भी एक कोस था, है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, फिर जो है ना ये जो नवल स्ट्राइक होती है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि रॉयल इंडियन म्यूटनी होती है, इसके बीच में जो है सरदार पटेल आते हैं और नेगोशिएट करते हैं। इनके बीच में जो ये भी एजिटेशन चल रही है कि भैया नेगोशिएट कर लेते हैं ब्रिटिश के साथ, है ना, ज़्यादा खिलाफ में नहीं आते, नेगोशिएट करते हैं और यहीं पे इसको म्यूटनी को रोक देते हैं। तो ये कौन करवाता है? सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आपको पता है दोस्तों 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। अभी मैं आपको ये माइंड मैप के थ्रू भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले वेवल प्लान पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अब आते हैं वेवल प्लान के ऊपर। वो आया आपका 1945 के अंदर, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जो वेवल प्लान जो डिस्कस करा गया ये शिमला में करा गया था, तो इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। देखो शिमला में मीटिंग वगैरह क्यों होते थे? रीज़न क्या है? शिमला एक ठंडा एरिया है। ठीक है, और ठंडा एरिया है तो जिसकी वजह से आप गर्मी में लॉन्ग सेशंस ले सकते हो, लॉन्ग मीटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, इसलिए शिमला में रखा जाता था। ठीक है, लेकिन इससे पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं कि भैया ऐसे क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट थे जिसकी वजह से वेवल प्लान ये शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट का प्रपोजल भी आता है ना। क्योंकि जो इंडियंस है वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप इमीडिएट क्या दे रहे हो, इमीडिएट बताओ ना। आप तो बोल रहे हो वॉर के बाद देंगे, नहीं इमीडिएट क्या दे रहे हो ये बताओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये अब की बार जो है वेवल प्लान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट का प्रपोजल दे देते हैं कि नहीं आप इंटरिम गवर्नमेंट अब बना सकते हो, जरूरी नहीं है इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आप अभी बना लो, है ना। तो पावर ट्रांसफर की बात अभी कर रहे हैं ये। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो एंडिंग पे आ गया है, मतलब एंड हो ही गया है। और एलाइड की विक्ट्री होती है, एलाइड जो पावर है उसकी विक्ट्री हुई थी यूरोप के अंदर इन मई 1945। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, 15 अगस्त 1945 जापान सरेंडर कर था इस दिन को, ये ध्यान रखना दोस्तों। 15 अगस्त को हमें भी इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन 1945 में इस दिन जापान सरेंडर कर देता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो अलाइड की विक्ट्री होती है। और एक बात और, लेबर पार्टी जो है पावर में आती है यूके के अंदर दोबारा से। तो होता क्या है भैया, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की नीड है अब। और एक बात और, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला है 1942 के अंदर, है ना। और इस मूवमेंट के अंदर जो लीडर थे कांग्रेस के वो जेल के अंदर है। तो जो मास मूवमेंट है वो सुप्रेस हो चुका है, पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है इंडिया के अंदर। और इस टाइम पे जो है ना वाइस राय वो है वेवल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं वेवल प्लान। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल का जो इनिशिएटिव है कि भैया पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाया जाए इंडिया के लिए, है ना, पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाया जाए, ना कि मिलिट्री से की बार मिलिट्री यूज़ करा जाए, है ना। और एक बात और, 1943 के अंदर
बंगाल के अंदर फेमेन आई है जिसके अंदर 3 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं। डेथ्स ध्यान रखना, डेथ्स ही हैं, 3 मिलियन डेथ्स, ना कि अफेक्टेड हुए थे, 3 मिलियन डेथ्स हो गए थे। तो फेमाइन क्यों आएगी? आपको पता है कि वॉर चल रही है बाहर, और जो हमारा जो फूड है, जो हमारा ग्रेन्स है, वो यहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था भैया? यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर खाने की कमियाँ हो गई, ठीक है, यहाँ पर फूड की कमी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से फेमाइन आ जाता है। और आपको पता है ये फेमाइन के और क्या रीजन हो सकते हैं? तो ड्रोट आ जाना, ठीक है, रेनफॉल नहीं होना सही, और भी रीजन्स होते हैं ना फेमाइन आने के, वो तो आपको पता ही है दोस्तों। तो इससे दिखाई देता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है और हमें अर्जेंट नीड है फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। और एक बात और दोस्तों, भाई देखो क्रिप्स मिशन में और अगस्त ऑफर में माइनॉरिटीज़ के लिए ना अलग से जो है राइट देने की बात करी गई है कि माइनॉरिटी के बिना माइनॉरिटी के सहमत के, ठीक है, सहमति बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि इनके बिना एक्सेप्टेंस के जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर बोल सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे बनेगा नहीं, ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, है ना। तो कांग्रेस के एब्सेंस की वजह से मुस्लिम का जो मुस्लिम लीग का जो स्टांस है वो बढ़ जाता है, और जिना का जो है डिवाइड एंड क्विट कॉल आने लगता है इस टाइम से, और स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन पर आता है कौन? जिना, ठीक है। हाँ, तो वेवल प्लान के अंदर क्या प्रपोजल दिया गया था, ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये पढ़ना है। तो कांग्रेस लीग का जो कॉपरेशन है ना, कि भैया कांग्रेस लीग का कॉपरेशन हो सके, इसलिए बोथ पार्टीज टू सबमिट मेंबर लिस्ट, ये बोला गया वेवल प्लान के अंदर कि ये काम को दोनों पार्टी जो है अपनी मेंबर लिस्ट भेजो कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कौन कौन पार्ट बनेगा, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो काउंसिल की, और कोलिशन गवर्नमेंट जो है एक्सपेरिमेंट कर लो आप, है ना, कोलिशन गवर्नमेंट। पैरिटी प्रिंसिपल की बात करी गई, दैट इज कि भैया 20 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसके अंदर 10 हिंदूज होंगे, ठीक है, और 10 मुस्लिम होगी, तो पैरिटी होगी बीच में, है ना। इसके अंदर ध्यान रखना हिंदूज के अंदर एससी भी इंक्लूड है, शेड्यूल कास्ट भी, ठीक है, और नो कास्ट हिंदू मेजोरिटी, मतलब कोई हिंदू मेजोरिटी नहीं होगी कास्ट के अंदर ना। इंटरिम गवर्नमेंट की बात करी गई कि भैया इमीडिएट इंडियन पार्टिसिपेशन होगा, फुल कंट्रोल होगा ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर एक्सेप्ट डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, कि भैया डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर अभी इंडियंस को हम पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे, अभी हम इंडियंस को पावर नहीं देंगे इसके अंदर। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऑल इंडियन मेंबर जो हैं क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर होंगे, एक्सेप्ट वायसराय। वायसराय कौन होगा? भाई ब्रिटेन का ही होगा, ठीक है। एंड कमांडर इन चीफ आर्मी का कमांडर होता है ना, इसलिए हाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फॉर हिंदूज और मुस्लिम दोनों को। गवर्नर जनरल्स की जो वीटो है, ठीक है, वो रिटेन रहेगी, दैट मीन्स कि वे विल रिटेन वीटो पावर, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिया गया जाएगा, और इमरजेंसी पावर भी किसको दिया जाएगा? गवर्नर को या फिर वायसराय को दिया जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कैसे? वायसराय हैंडल एक्सटर्नल रिलेशन और इंडियन मेंबर कंसल्टेड ट्रांजिशन अरेंजमेंट, दैट मीन्स कि भैया एक्सटर्नल अफेयर्स जो है तुमने किसको दे दिया? वायसराय को, और तुम बोल रहे हो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस सारे जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सारे इंडियंस होंगे, तो एक तरीके से सब कुछ तो आप संभाल रहे हो, इंडियंस थोड़े संभाल रहे। हाँ, एग्जाम के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, की पर्सनालिटीज। तो लॉर्ड वेवल कौन था? वायसराय था, है ना। मौलाना आजाद कौन थे? इस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए थे, है ना, मौलाना आजाद, जो नेगोशिएटर बनते हैं, ठीक है, कि भैया यूनिटी आ जाए मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में, लेकिन होता नहीं है। मोहम्मद अली जिना जो है अपना जो फर्म है कि भैया मुझे तो एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुस्लिम लीग के अंदर, सारे मुस्लिम जो लीडर्स मुस्लिम जो काउंसिल के अंदर आएंगे वो सारे मुस्लिम लीग से आने चाहिए। हाँ, ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट बन चुकी है, तो इनकी जो है न्यू अप्रोच आ गई है कि भैया इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे दिया जाए, ठीक है। तो आपको ये ना बिल वाले बॉक्स ये बिल्कुल ढंग से याद रखने हैं दोस्तों, ये प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। अब इसके कोर्स क्या होते हैं, वो ये आपको येलो वाले मिलेंगे, या फिर पॉलिटिकल रिस्पॉन्स बोल सकते हो आप इसको, है ना। चलो अब आते हैं दोस्तों ये कैबिनेट मिशन प्लान पे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इवन पॉलिटी के अंदर भी, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लिए आपको ये बहुत एग्जाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे, फिर माइंड मैप के अंदर आएंगे दोस्तों, है ना।
तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था और इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, ठीक है, और तीनों को तीनों ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन के अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अंदर थे सर पैट्रिक लेवरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, जो 1942 के अंदर आया था, ध्यान है ना, क्रिप्स मिशन वही, सर एवी एक्सेंडर, ठीक है। हाँ, कैबिनेट मिशन के अंदर ये रिजेक्ट कर देते हैं पाकिस्तान वाला प्रपोजल, ठीक है, कि भैया सेपरेट पाकिस्तान बनेगा, वो रिजेक्ट कर लेते हैं। क्यों भैया? क्योंकि जो आप पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हो वहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग भी तो रहते हैं, सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना रहते हैं। रेजिड्यू पावर यहाँ पर दिया गया प्रोविंसेस को, ना कि सेंटर को, इस चीज़ का ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के अंदर रेजिड्यू पावर प्रोविंसेस को देने की बात करी गई है। सेंटर के पास क्या होगा? डिफेंस होगा, फॉरेन रिलेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। 3 टियर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर होगा, यूनियन सबसे ऊपर, इसके नीचे सेक्शन, इसके नीचे प्रोविंसेस, ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, इसका ध्यान रखना। 3 ग्रुप बनेंगे। सेक्शन ए जिसमें हिंदू मेजोरिटी एरियाज होंगे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूपी। सेक्शन बी के अंदर जैसे इन नॉर्थ वेस्ट, जिसमें सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, और सेक्शन सी के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर बंगाल और असम, ठीक है। हाँ, 16 अगस्त ये डेट ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 डायरेक्शन डे मनाया जाता है इसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा। और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। 13 अक्टूबर 1946 के अंदर मुस्लिम लीग जो है ज्वाइन कर लेती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ये ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के लिए दे रखा है, जो आपको याद रखना ही रखना है। अब आते हैं माइंड मैप के ऊपर, और पहले इसके टाइमलाइन को समझते हैं कि हो क्या रहा था। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो लेबर पार्टी जो है गवर्नमेंट के अंदर है ब्रिटेन के अंदर, और क्लेमेंट एटली बन चुका है प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रो इंडिपेंडेंस स्टांस रखते हैं और चाहते हैं वांटेड अर्ली इंडियन सेटलमेंट, ठीक है, लेबर पार्टी। 1946 में इलेक्शन होते हैं, इसमें जो रिजल्ट आता है, इसमें कांग्रेस जो है वोन करती है जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज को, और लीग जो है वोन करते हैं मोस्ट मुस्लिम सीट्स को, जिससे पता चलता है कि जिन्ना का जो है सोल जो है स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम्स का, ठीक है, उसका जो क्लेम है वो वैलिडेट हो जाता है इसकी वजह से। हाँ, रोल इंडियन नेवी का मीटिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, 1946 में होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेसिव पब्लिक सपोर्ट मिलता है इन नेवी वालों को, और ब्रिटिश की जो अथॉरिटी है वो कोलैप्स होने लगती है। इससे उनको पता चल गया कि भैया देखो अभी तो नेवी वाले खिलाफ आ गए हैं, ठीक है, आईने वाले आ गए हमारे खिलाफ, है ना। 1942 के इतना बड़ा मास मूवमेंट हो चुका है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुए हैं, ठीक है, वायलेंट हुआ है। तो अब इनको तो पता चल गया कि भैया अब यहाँ पर जो है हमारी दाल नहीं गलेगी, हमें निकलना ही होगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ वायलेंस स्टार्ट हो चुका है। डायरेक्ट इलेक्शन डे बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था अगस्त 1946 के अंदर। तो ग्रेट कलकत्ता किलिंग होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नंबर्स के अंदर हिंदूज मारे जाते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ राइट हो चुका है, ठीक है। स्प्रेड होता है वायलेंस अक्रॉस इंडिया। इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर देखो तो यूएस और यूएन बात कर रहे हैं कि वे डी कॉलोनाइजेशन करा जाए, ठीक है, आपने कॉलोनाइज कर रखी कॉलोनीज को, उसको डी कॉलोनाइज करा जाए, ठीक है, इसका प्रेशर आ गया है। तो ब्रिटिश की जो इकोनॉमी है वो भी डिवेस्टेटेड हो गई है वॉर की वजह से। तो अर्जेंट नीड है फॉर द सेटलमेंट, कि भाई तुरंत सेटलमेंट करो, है ना, इंडिया के लिए। तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इसमें बात करी गई कैबिनेट मिशन के अंदर कि भैया यूनियन ऑफ इंडिया होगा, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स होंगी, ठीक है, जिसके पास इनके पास होगा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, और इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और लेजिस्लेचर होगा सेंटर पे भी। हाँ, ग्रुप सिस्टम मैंने आपको बता दिया था कि ग्रुप ए, बी और सी में कौन होगा, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, हाँ, ये बहुत ध्यान रखना, 389 मेंबर्स की सीट दी गई थी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पॉलिटी में भी याद कराया है। इसके अंदर 292 जो है ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, और 93 होंगे आपके प्रिंसली स्टेट से, और 4 होंगे आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ये ध्यान रखना 4, ठीक है दोस्तों। एक बात और, प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं करती कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, तो ये 93 मेंबर्स नहीं आते इसके अंदर, तो 292 और 4 मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके 296, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 14 मेंबर की, जो है कैबिनेट बनती है, 14 मेंबर की कैबिनेट बनती है, जिसके अंदर 6 जो है कांग्रेस से होते हैं, 5 मुस्लिम लीग से होते हैं, 3 होते हैं अदर्स, ठीक है, और
इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जो बात हुई थी कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, क्योंकि 6 तो कांग्रेस के हैं, 5 लीग कर हैं, ठीक है, 3 अदर्स हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल कितने? 14 हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही है, रेजिडुअरी पावर दी जाती है जो है प्रोविंसेस को यहाँ पर, ठीक है। कैबिनेट में से प्लान में बता दिया था मैंने, रेजिडुअरी पावर प्रोविंसेस को दी है। हाँ, यहाँ पर ये बोला गया था ग्रुप्स जो है बन रहे हैं ये एबीसी, ये सब फेडरेशन बना सकते हैं, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियंस के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड दिया गया, इंटरिम गवर्नमेंट इमीडिएटली बनाई गई, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द टाइम फ्रेम, कि भाई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए विद इन अ टाइम फ्रेम, और ब्रिटिश जो है विड्रॉ कर देंगे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। ये बात बोला गया कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, लेकिन इससे पहले ही भाग जाते हैं ये, है ना। कैबिनेट मिशन मेंबर्स आपको ध्यान रखना है कौन कौन थे, मैंने अभी आपको बता दिया है। लॉर्ड पैट्रिक लेवरेंस थे, सर स्टेफन क्रेप्स थे, और एवी एक्सेलेंडर थे। ध्यान रखना है एवी एक्सेलेंडर यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी रहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। और ये क्रिप्स यहाँ पर बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये होता है लॉर्ड पैथिक लेवरेंस, ठीक है। चलो, और होता क्या है, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है कि भैया नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 10 जुलाई 1946 में, जिसमें कांग्रेस को बोला जाता है कि भैया वो ग्रुप से बाउंड नहीं होगा, ठीक है, जो ग्रुप बनाया गया एबीसी से बाउंड नहीं होगा, है ना। और इसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये नेहरू का जो कॉन्फ्रेंस आता है, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग ये जिना जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से वापस आ जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ठीक है। तो विड्रॉल आफ्टर नेहरू स्टेटमेंट 29 जुलाई 1946 को जो है विड्रॉ कर लेते हैं, और कोल्ड करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे को, और एक्यूज करते हैं कांग्रेस को फॉर बैड फेथ, है ना। ये कौन? मुस्लिम लीग वाला जेट इज जिना, ठीक है। तो आपको मैंने कैबिनेट मिशन प्लान भी पढ़ा दिया है 1946 का, है ना। और अब हमारा बचता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और देखो दोस्तों, ये आपको ना पॉलिटी में ही पढ़ना है, ठीक है, कि भैया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी मैंने। अब हमारा जो है लास्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज के ऊपर। ये बिल्कुल लास्ट वीडियो होने वाला है। देखो मोड आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट हो गया, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में भी और इवन मेंस में भी, ठीक है। अब ये बहुत मिसलीनियस टॉपिक बचा आपका, छोटा सा टॉपिक जो मैंने कहा था रिवोल्यूशनरीज जो है एक्टिविटीज़, जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसके ऊपर बस एक सिंगल वीडियो आएगी, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की ना ये सारी वीडियोस को कंबाइन करके आपको सिंगल वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर ही। और देखो दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर आप ये थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, ठीक है। ये माउंटबेटन कौन होता है? तो वायसराय बन जाता है इंडिया का, ठीक है। और ये जो प्लान को इंट्रोड्यूस करता है, अनाउंस करता है, ये कब करता है? 3 जून को करता है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ तो कंफर्म हो गया कि पार्टीशन जो है अब इनएविटेबल है जब कॉम्युनल वायलेंस हो चुके हैं। तो कॉम्युनल वायलेंस होता है डायरेक्शन डे 1946 में, जिसमें कलकत्ता क्लीनिंग्स होती है, ठीक है। रॉयट्स भी होता है, नुखाली रॉयट्स, है ना। मास वायलेंस होता है, ठीक है, जिससे यूनिटी जो है अब इम्पॉसिबल हो गई है बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डेडलॉक आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग बायकॉट रहती है, मैं भी आपको पढ़ाया था। आफ्टर द नेहरू स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, इंटरिम गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, पॉलिटिकल इम्पेस बन जाता है इस टाइम पे। पोस्ट वार ब्रिटिश देखोगे तो वीकनेस देखने को मिलेगा। ब्रिटिश इकोनॉमी जो है डिवास्टेटेड हो जाती है बाय वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश की इकोनॉमी जो है डाउन हो जाती है, डाउनफॉल में आ जाती है, ठीक है। तो ये अनेबल टू मेंटेन द कोलोनियल एम्पायर। और एटली का जो अनाउंसमेंट आता है कि भैया मैं फेब 1947 तक हमें इंडिया छोड़ना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रेशर ही बढ़ रहा है, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भैया यूएस बोलता है ना, कि डीकोलोनाइजेशन करा जाए, है ना। यूएन चार्टर का जो प्रिंसिपल है ना, यूएन फॉर्म हो चुका है, ध्यान रखना। की डेट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री और पीएससी के एग्जाम्स के लिए। फेब 1947 को एटली का इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट आता है कि एटलीस्ट इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट यहाँ पर जो है करा जाता है। जून 3 1947 को माउंटबेटन का जो प्लान है वो अनाउंस किया जाता है। जून 4 जो है 1947 में बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर। और 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट मिल जाती है इस बिल को।
और 14 से 15 अगस्त में हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। की फिगर्स ध्यान रखने, एटली बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर, माउंटबेटन वाइसराय, और नेहरू कौन बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, या फिर, है ना। और पटेल का भी ध्यान रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्ना का भी, ठीक है। तो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट हो जाता है, और डोमिनियन स्टेटस रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, ठीक है। और जो कंप्लीट लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी किसके ऊपर होगी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर ही होगी इस टाइम पे। एंड ऑफ ब्रिटिश सुजेरेनिटी, ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी अब एंड में आएगी, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबोलिश हो जाएगा, जितनी भी ट्रीटीज हैं प्रेसिडेंट स्टेट के साथ वो अब लैप्स हो जाएंगी। गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट करा जाएगा, दैट इज माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है, जीरा बना है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कहलाएंगे ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एम्पावर्ड हो गई है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो अब सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है, वो खुद अमेंड कर सकती है, इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इंडिपेंडेंस एक्ट को भी अमेंड कर सकती है ना। कंप्लीट लेजिस्लेटिव फ्रीडम है अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ट्रांसफर देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडॉप्ट करा गया है, जिसकी वजह से जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जुडिक्शन जो है अब एंड हो गया है, ठीक है। पार्टीशन मैकेनिज्म देखो तो बाउंड्री कमीशन बनाई जाती है अंडर द रेड क्लिफ, है ना, आपको पता भी है रेड क्लिफ बाउंड्री बोलते हैं उसे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना। डिवीजन ऑफ एसेट होता है, लाइबिलिटीज होता है, और आर्म फोर्सेस का भी डिवीजन होता है इस वाले एक्ट की वजह से। तो दोस्तों आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी, ठीक है, 1947 तक, ठीक है। मज़ा आया नहीं, आ गया आपको, हैं? चलो, मज़ा आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि भैया कि आपको मज़ा आ गया पढ़ने में, सब कुछ समझ में आ गया आपको, है ना। तो अब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, ठीक है। शुभकामनाएं किस लिए, तो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।